यो सब रेमेज ऑफ द आयरन ब्लेडेड शोडाउन पार्ट 16 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमें पिछले पार्ट के एंड में पता लगा था कि जिस सेट को हम अब तक देख रहे हैं वो सेट है ही नहीं, क्योंकि सेट की बॉडी में एक एंड्रू मैलियस नाम का डीमन है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं एंड्रू मैलियस को एंड्रो बोलने वाला हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एंड्रो को ही देखते हैं जो इस क्रो से बातें कर रहा है कि अब इसे खाने के लिए ह्यूमंस की कमी पड़ रही है। एंड ये क्रो से बोलता भी है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डाल दूं, और इस क्रो का नाम है 8 एंड ये भी एंड्रू मैलियस का ही कोई साथी है। 8 एंड्रो से बोलता है अगर तूने अपना काम बढ़ा दिया तो ह्यूमंस हमारी प्रेजेंस को नोटिस कर सकते हैं। एंड रिसेंटली तू बस यंगर ह्यूमन सिखा रहे तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बास्केटबॉल के हाउंड्स की नाक बहुत तेज है। और सच में इसने बहुत सारे ही ह्यूमंस खाए हैं, जो कि हमें दिख भी रहे हैं कि कितने सारे स्कल पड़े हैं इसके पास। सेट बोलता है अरे मेरी चिंता मत कर, मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है, तो वो इस गेम में नहीं आ सकते। और वो गेट खोलने के लिए मुझे अगले 12.5 ईयर्स तक ह्यूमन ब्लड भी पीना होगा। 8 बोलता है मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि कोई भी भांग भोसड़ा मत करी। और बास्केटबॉल में अभी कुछ स्पेशल हुआ है क्या? एंड्रयू बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, और मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ, तो तू अपना वो मॉर्ग्यू क्लैन की साइड ध्यान दे। तो ये 8 जो है ये भी मॉर्ग्यू क्लैन में से किसी की एक की बॉडी में घुसा हुआ है, और वो कैमस भी कोई डार्कनेस हॉल में चली गई है। तो क्या मतलब ये दोनों कुछ रिलेट करेंगे फ्यूचर में? फिर स्टोरी पर वापस आते हैं। 8 बोलता है ठीक है, हम अपर 10 कॉप्स को सिर्फ एक गेट खोलने पर ही फोकस करना है जो ह्यूमंस एंड डीमंस के बीच में है। और मे बी ये वही गेट है जिसकी वजह से वॉर हुई थी बिकीर की पिछली लाइफ में, जो बिकीर ने बताया था। और फिर यहाँ से 8 चला जाता है। फिर एंड्रू बोलता है बास्केटबॉल क्लैन जो हमारे प्लान के बीच आ सकता है, तो इसे वीक करने के लिए अच्छा होगा कि यूगो पहले की तरह कोल्ड और क्रूएल हो जाए एंड उसे बास्केटबॉल के बच्चों की जिंदगी को नॉर्मल समझना होगा, ताकि मैं जब उन्हें मारूं तो कोई भी हंगामा ना हो। वेल इस चीज से मेरा प्लान खराब तो नहीं होगा, लेकिन जब ये चल रहा है उस हिसाब से हमारे लिए कुछ दिक्कत तो हो सकती है। और ये अभी सिर्फ उस बच्चे बिकीर एंड बास्केटबॉल की वजह से हो रहा है। पहले वो बचपन में सांप से बच गया, और जब वो फॉरेस्ट में गया तब मुझे लगा वो मर जाएगा, बट मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि वो ह्यूगो की पोती को भी अपने साथ ले आएगा। एंड तुझे पता भी है कि मैंने ह्यूगो को डिस्ट्रॉय करने में कितनी मेहनत की है। एंड जैसा मैंने सोचा था प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म करना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। फिर सीन ह्यूगो और बिकीर पर आता है। एंड बिकीर अभी भी ह्यूगो में ओपनिंग्स देख पा रहा है कि वो उसे मार पाए, लेकिन ये ह्यूगो को भी नहीं मारता। फिर ह्यूगो बिकीर से बोलता है मैं जानता हूँ तू मुझे हेट करता है, मैं एक बेवकूफ बाप हूँ जो अपने बच्चों को हंटिंग डॉग कहता है और उनको ही उनकी मौत की तरफ भेज देता है। तो हमेशा से मैं जानता था कि मेरे बेटे मुझसे हेट करते हैं। इवन मैं तुझसे भी बहुत हार्श था जिसने सब कुछ सही करा अपने बचपन से। तो मुझे यकीन है कि तू मुझे हेट करता है और मुझे ये चीज भी सहनी होगी। एंड ह्यूगो की ये बात सुन के बिकीर शॉक में आ जाता है कि ह्यूगो अपने बारे में इतना कुछ ऐसा बोल रहा है कि वो खुद के अपने नीचे देख रहा है कि मैं गंदा इंसान हूँ। ह्यूगो बिकीर से बोलता है आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। मुझे मेरी पोमेरियन ने बताया कि मेरी बेटी पेनेलोप अपने आखिरी मोमेंट कुछ हद तक खुशी से जी पाई थी, और ये सुन के मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ है। एंड आई बिलीव कि पोमेरियन तेरी वजह से ही मेरे पास आई है। तो तुझे कुछ भी चाहिए मुझसे तो मुझे बता, तू कुछ भी मुझसे मांग सकता है, वो मैं तुझे दूंगा। और ह्यूगो यहाँ पर बिकीर को एज ए हंटिंग डॉग नहीं अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहा है कि अपने बेटे को जो चाहे वो दे रहा है। एक तरीके से अपने बेटे को थैंक यू ही बोल रहा है। फिर बिकीर मन में बोल तरीके से होने के बाद मेरे सवाल थे कि ह्यूगो जो अभी मेरे सामने है क्या वो ह्यूगो उस ह्यूगो से अलग है जिसको मैं जानता था? मे बी अब कोल्ड हार्टेड ह्यूगो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, लेकिन अगर ये सच है तो ये मेरे लिए और भी कंफ्यूजिंग है। एंड क्या मैं जिसने पिछले 17 साल सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचते हुए बिता दिए, क्या वो ह्यूगो को माफ कर सकता है? और भले ही ह्यूगो ने मुझे नहीं फंसाया था, लेकिन वही था जिसने मुझ पे भरोसा नहीं करा था और मुझे एग्जीक्यूट कर दिया था। रेवेंज और फॉरगिवनेस, मुझे क्या चूज करना चाहिए? वेल बिकीर क्या चूज करेगा वो हमें बाद में पता चलने वाला है, अभी तो नहीं। एंड बिकीर यहाँ फिर से ह्यूगो से एक विश मांगता है जो हमें नहीं पता चलती। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर सेट पोमेरियन की चुटिया बना रहा है। चुटिया। एंड फिर सेट और पोमेरियन के पास एक ग्रैंड माँ आती है एंड इन लोगों की थोड़ी बहुत बात होती है कि ह्यूगो है ऐसे आपको अलाउ नहीं करेंगे इनसे मिलने, तो ये सीक्रेट ही रखना। फिर सेट बोलता है पोमेरियन तुम्हारे बाल सॉफ्ट है, तुम्हारे बाल देख के मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं अपनी सिस्टर पेनेलोप से मिला था। सेट की बात सुन के ग्रैंड माँ बोलती है आप पहले लेडी पेनेलोप से मिले हो? जहाँ तक मुझे याद है वो इंसिडेंट तो आपके पैदा होने से पहले हुआ था। और बस यहीं पे सेट एके एंड्रू मैलियस फंस जाता है। और फिर सेट एक तरीके से एंड्रू मैलियस अपनी पावर यूज करता है, अपने सर के पीछे से अपनी असली बॉडी थोड़ी सी बाहर निकालता है और उसको खा ही जाता है ग्रैंड माँ को। मैं भी खा ही गया क्योंकि पोमेरियन को पता ही नहीं चला कि ग्रैंड माँ इसके पीछे से गायब हो चुकी है और नहीं वहीं के ब्लड के निशान है, नहीं वहां उसकी बॉडी है। और ये एंड्रो फिर अपने हाथ आगे करता है, उसकी उंगलियों के बीच से कुछ दांत निकलते हैं एंड ये पोमेरियन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसके पीछे ओसिरिस आ जाता है। फिर इनकी वही बात होती है कि ग्रैंड माँ अचानक से कहाँ चली गई। फिर ओसिरिस सेट से बोलता है मुझे तेरी चिंता हो रही है कि तू अपने आप को बहुत पुश कर रहा है, तो जब भी तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे पास आ जाइयो। फिर सेट मन में बोलता है तुझे क्या लगता है कि मैंने किसकी वजह से इतना फादर के अंडर सफर कर रहा है? एंड वो और कोई नहीं तू ही है, क्योंकि मुझे
तेरे जैसे जीनियस से कंपेयर होना पड़ता था, और अगर तू एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी जिंदगी बहुत सही चल रही होती है। एंड सेट की शक्ल देख के वो सीरियस बोलते हैं भाई तू ठीक तो है ना। एंड मैं यहाँ पर डीमन को सेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोलते हैं डीमन ही रहा है, लेकिन जो मेमोरीज है इसके माइंड में वो सेट की ही है, और सेट मतलब वो डीमन यहाँ से चला जाता है। फिर वो सीरियस बोलता है पहली बार मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, वाइस क्लैन हेड होने के नाते मुझे नेचुरली क्लैन हेड की तरह रहना होगा, और इसी वजह से मैं अपने फादर की तरह कोल्ड ही रहता था। लेकिन अगर मेरे फादर इमोशंस दिखा सकते हैं तो मुझे भी अपने इमोशंस को दिखाने का ट्राई करना होगा। एंड थैंक यू मेरी भांजी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिधर एंड्रयू गुस्से में बारा बैठा है क्योंकि इसे पोमेरियन को मारने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, और ना ही ह्यूगो पोमेरियन को अपने से दूर कर रहा है, और ना ही ये बंदा ह्यूगो के अगेंस्ट जा सकता है। फिर एंड्रयू मन में बोलता है वेल अभी बहुत टाइम है गेट को ओपन करने में, तो मुझे इतनी जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और पोमेरियन को मारना तब ज्यादा इफेक्टिव होगा जब ह्यूगो से और भी क्लोज आ जाएगा। जब टाइम आएगा तब मैं पोमेरियन को मारू कैसे, क्या मैं उसे पॉइजन खिला के एक ऐसा सीन क्रिएट करूं जिससे लगे कि रॉक्साना की तरह ही वो इलनेस से मरी है, या मैं बारबेरियंस को यूज करूं जैसे मैंने पेनेलोप के टाइम करा था। तो इसी हरामखोर ने ह्यूगो की जिंदगी खराब करी है, लेकिन जब पेनेलोप किडनैप हुई थी तब तो सेट पैदा भी नहीं हुआ था ना, मे भी हो सकता है कि ये किसी और की बॉडी में हो। फिर हम एक सीन देखते हैं जिधर अपना हीरो बिकिर इसी केव के बाहर खड़ा है, एंड बिकिर सीधा इसकी केव पर अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है जिससे इसके बैरियर में क्रैक आ जाता है। फिर एंड्रो बोलता भी है बैरियर में क्रैक, कोई तो भी बैरियर के थ्रू आया है, आखिर कौन है ये। एंड तभी बिकिर अंदर आ जाता है। बिकिर इससे बोलता है जैसा मैंने बोला था मैं तुम्हारे साथ खेलने आ गया ब्रदर सेट, और सेट की फटी पड़ी है कि बिकिर अंदर आ कैसे गया। बिकिर बोलता है मैं तुम्हारा पीछा करता यहाँ आया हूँ, और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या था कि तुमने मुझे नोटिस भी नहीं करा। एंड्रो मन में बोलता है एक मीडियम रैंक ग्रेजुएटर ने मेरा बैरियर तोड़ दिया, और उससे जरूरी बात यह है कि ये मेरा पीछा कर रहा था, जिसका मतलब कि इसे मेरी रियल आइडेंटिटी पता है। बिकिर बोलता है लगता है मेरे अचानक यहाँ आ जाने से तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो तुम इस स्पूकी प्लेस पर क्या कर रहे थे, और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं उनके पीछे तेरा ही हाथ है। फिर एंड्रो अपनी रियल वॉइस में बोलता है तो तुझे सब पता है, और तुझे ये सब कैसे पता है बिकिर वैन बास्करविल। बिकिर बोलता है तो तू कुत्ते डीमन अब अपनी प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। एंड्रो अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल के बिकिर पर अटैक करता है, ये सोच के कि बिकिर पर तो कोई वेपन है ही नहीं, तो सीधा बिकिर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और ये स्लैश बिकिर पर लग जाता है ऐसा एंड्रो को लग रहा है। पर तभी ये देखता है कि बिकिर ने इसका हाथ ही काट दिया, एंड इसे पता भी नहीं चला कि बिकिर ने कब अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल के इसका हाथ काट दिया। फिर ये बहुत चिल्लाता है कि इससे दर्द हो रहा है। एंड्रो मन में बोलता है इस पे ये वेपन कहाँ से आया, और ये पेन फिजिकल पेन से बहुत ज्यादा है, ये ऐसा है कि मेरी सोल भी कट चुकी है। एंड्रो समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड बील्ज़बब है, मतलब बील्ज़बब ही है, लाइक बील्ज़बब नहीं बोला मैंने। एंड्रो बिकिर से बोलता है तेरे पास ये स्वॉर्ड कैसे है। बिकिर से बोलता है जैसा मुझे लगा था कि एक डीमन को और भी डीमंस के बारे में पता होता है, क्यों है ना सेट। नहीं तो उन्हीं 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक है ना जो ह्यूमन वर्ल्ड में उस गेट को खोलने आए थे जो डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट है, और तू अपर 10 कॉप्स में से एक है ना। एंड्रो बोलता है तुझे ये सब कैसे पता। पर तभी एंड्रो कुछ नोटिस करता है। एंड्रो बोलता है क्या आखिर कैसे तेरी जैसी यंग सोल में वही ब्लड सेंट जैसी महक है जो हमारे जैसी है। बिकिर मन में बोलता है ये वही मेन कल्प्रिट था जिसने मुझे मेरे रिग्रेस होने से पहले फंसाया था, और ऊपर से मैं इसको अपना सेवियर की तरह ट्रीट करता था, लेकिन एंड में इसी ने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया था। बिकिर एंड्रो से बोलता है खड़ा हो जा डीमन, और सोचिए भी मत कि तू चैन की मौत मरने वाला है, और साला असली डीमन तो मुझे बिकिर लग रहा है ना कि एंड्रोमेलियस। और अब हमें बिकिर बताता है कि ये 10 अपर कॉप्स है कौन। बिकिर मन में बोलता है मेरे रिग्रेस होने से पहले एक गेट खुला था आसमान में जो डीमन रियल्म और ह्यूमन रियल्म को कनेक्ट करता था, और तभी डीमंस ने इन्वेड करना शुरू कर दिया, एंड हम उस तबाही को द फॉल कहते हैं। और जिन डीमंस ने वो गेट खोला था वो 10 हाई रैंक डीमंस थे जो पहले अर्थ में आए थे, एंड यही वही 10 इलाइट कॉप्स हैं। और वॉर में डीमन से लड़ते हुए मैं वन ऑफ द 10 इलाइट कॉप्स में से एक से मिला था, एंड उससे लड़ने का आउटकम बहुत ही खराब था। और जिन 671 लोगों ने वो बैटल ज्वाइन करा था उसमें से 666 तो मारे गए थे और बाकी के 4 बेहोश थे, तो प्रैक्टिकली बस एक ही सर्वाइवर बचा था, और एक सर्वाइवर भी इसीलिए ही बचा था क्योंकि उस डीमन को 666 नंबर मैच करना था, एंड कैसे लगा था कि मैं एक इलाइट कॉप से यहाँ मिलूंगा। फिर बिकिर नोटिस करता है कि इसके आसपास बहुत से स्कल है उन्हीं बच्चों के जिनको इस एंड्रो ने खाया है, और बिकिर बहुत गुस्सा भी हो जाता है कि इसने बच्चों को इतना क्यों खाया। एंड्रो बिकिर से बोलता है लग रहा है कि तुझे बच्चों की लाश देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, पर तू टेंशन मत ले, वो मेरे पेट में जिंदा है, अगर तू चाहता है तो मैंने वापस ला
चला सकता है और एंड्रो पता नहीं कुछ तो अपनी एबिलिटी यूज करता है जिससे इसकी फिंगर में से उन बच्चों की आवाज आ रही है कि मुझे बचा लो, आई एम सॉरी। और बिकीर वो इसका हाथ ही काट देता है। हाथ कटने के बाद एंड्रो बोलता है मेरे हाथ कट गए हैं, मेरे हाथ रीजनरेट हो गए हैं। फिर एंड्रो बिकीर से बोलता है वेल मुझे पता है जितने सीक्रेट्स मेरे हैं उतने तेरे भी हैं। इवन ओसिरिस जिसे जीनियस कहा जाता है, इवन वो भी मीडियम रैंक ग्रेजुएटर 30 की एज में पहुंचा था और तूने वो रैंक बस 17 में अचीव कर ली जो कि नॉर्मल नहीं है। और तेरे पास बील्ज़बब जैसी स्वॉर्ड है तो तू फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है, तो मुझे तुझको यही खत्म करना होगा। फिर एंड्रो भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। बिकीर बोलता है साले तू मरेगा जी, हाँ मैं नहीं। एंड बस इनका बैटल शुरू हो जाता है। पहले तो यहाँ एंड्रो को यही लग रहा है कि बिकीर को फोर्थ फैंग से ऊपर कुछ भी नहीं आता है, लाइक कोई भी फैंग यूज करना नहीं आता है, क्योंकि बिकीर एक इलगिटिमेट चाइल्ड है, मतलब नाजायज बच्चा है। और एंड्रो सीधा बिकीर पर सिक्स्थ फैंग यूज करता है और बिकीर भी अपना सिक्स्थ फैंग यूज करता है इसके सिक्स्थ फैंग को काउंटर करने के लिए। और ये चीज देख के एंड्रो सरप्राइज हो जाता है कि बिकीर को भी सिक्स्थ फैंग पता है, मतलब पता है नहीं, मतलब यूज करना भी आता है। और एंड्रो एक स्माइल करता है और ये अपनी स्वॉर्ड बिकीर पर चला देता है, लेकिन बिकीर इस बार यूज करता है सेवेंथ फैंग और ये अटैक एंड्रो के लग जाता है। और फिर बिकीर अपनी स्वॉर्ड सीधा एंड्रो के आर पार ही कर देता है। फिर बिकीर मन में बोलता है इवन हीरोज भी जिन्होंने उस गेट को बंद करा था वो लोग भी सारे टाइम लाइट कॉप्स को नहीं ढूंढ पाए थे, बट अभी चीजें डिफरेंट है। अभी तबाही शुरू होने में टाइम है, जो 10 लाइट कॉप्स है उन पर अभी पावर भी कम है, तो वो भी सारे छुपे हुए हैं। फिर बिकीर एंड्रो से बोलता है तेरा प्लान ह्यूमन रियल्म और डीमन रियल्म को कनेक्ट करने का है ना, लेकिन अगर मैं तुझे और तेरे दोस्तों को मार दूं तो तुम लोगों का प्लान तो तबाह हो जाएगा, तो क्या ये करके मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। एंड बिकीर की ये बात सुन के एंड्रो सच में डरने लगता है। एंड्रो मन में बोलता भी है एक ह्यूमन मुझे डरा रहा है। फिर एंड्रो चिल्लाता है और ये एक सर्कल टाइप चीज के अंदर चला जाता है एंड बिकीर भी इसको देख के पीछे आ जाता है। और फिर इस सर्कल टाइप चीज में से एंड्रो बाहर आ जाता है, लेकिन अपनी ट्रू फॉर्म में। और इसकी ट्रू फॉर्म थोड़ी सी गंदी नहीं दिख रही है, मुझे ही लग रहा है, तुम्हें बताना मुझे, तुम्हें भी लग रहा हो तो। काइंड ऑफ मुजान वाला सीन है, जैसे वो भी कोकून में जानने के बाद अपनी ट्रू फॉर्म में आया था। और एंड्रो बिकीर को यहाँ एक्नॉलेज भी करता है कि तू है भाई तगड़ा, तेरे में पावर्स हैं। लेकिन फिर एंड्रो बिकीर पर अपने स्नेक से अटैक करता है जो कि बहुत सारे हैं, पर बिकीर इन्हें इजीली काट देता है। पर बिकीर के पीछे से एक स्नेक आ जाता है और बिकीर के लेफ्ट शोल्डर पे काट लेता है एंड बिकीर भी उस स्नेक को काट देता है। फिर एंड्रो स्माइल करते हुए बोलता है बस इतना ही इनफ है, तू खत्म है अब। और ये साला एंड्रो बिकीर का ब्लड अब्सॉर्ब करने लगता है वहीं से जहां पर बिकीर को उस स्नेक ने काटा था। एंड्रो बोलता है मेरी एबिलिटी ब्लड को कंट्रोल करना है और जब तक मैं लिविंग क्रिएचर के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ तब तक मेरी एबिलिटी अनबीटेबल है, और तूने अगर अपना सारा ब्लड खो दिया तो तू तड़प तड़प के मारा जाएगा। लेकिन बिकीर को देख के लगता नहीं कि इसे कुछ फर्क भी पड़ रहा है, लाइक हाँ तुझे ब्लड चाहिए ले ले जा। और एंड्रो को ब्लड अब्सॉर्ब करता देख बिकीर हंसने लगता है। इवन एंड्रो भी बिकीर से बोलता है तू हंस क्यों रहा है। बिकीर इसको बोलता है ये बहुत फनी है कि तू खुद से ही एंजॉय कर रहा है, बल्कि तुझे पता भी नहीं है कि तू क्या अब्सॉर्ब कर रहा है। और तभी एंड्रो के मुंह से ब्लड आने लगता है और एंड्रो अपने घुटनों पर आ जाता है। एंड्रो बिकीर से बोलता है क्या ये कोई नॉर्मल सा ब्लड नहीं था। फिर बिकीर इसे दिखाता है कि इसके ब्लड में पॉइजन, और सिर्फ इतना ही नहीं इसे अपने रीजनरेशन स्किल भी दिखाता है कि देख बेटा मेरे पास रीजनरेशन स्किल भी है, तो मुझे नहीं हरा सकता। ये नजारा देख के एंड्रो मन में बोलता है आखिर एक मेल ह्यूमन पर इस लेवल की रीजनरेशन एबिलिटी कैसे है, एंड एक ऐसा पॉइजन जो डीमंस को भी हार्म कर सकता है। जिनके पास ये पॉइजन है वो एक बड़ी सी स्पाइडर है जो डेडली माउंटेन्स में रहती है, एंड वो 9-हेडेड स्नेक जो लैंड ऑफ टाइटन्स में रहता है, और वो बड़ी सी जेलीफिश जो ब्लैक सी के बॉटम में रहती है। ओके, तो मैडम 8 लैक्स के 2 कंपटीशन भी हैं अभी। मुझे लगा था वो इकलौती है पूरे इस वर्ल्ड में कि जो जिसके ब्लड में पॉइजन है। एनीवेज फिर बिकीर मन में बोलता है ऐसे प्रूव होता है कि बास्केटबॉल के 7th फैंग्स और बील्ज़बब की एबिलिटीज के साथ में यानी हाईएस्ट रैंक ग्रेजुएटेड 10 कॉप्स को हरा सकता है। एंड बिकीर फिर इस पे एक और स्लैश मार देता है। फिर एंड्रो मन में बोलता है अभी मेरी प्रायोरिटी है सर्वाइव करना और बाकी सब कॉप्स को इस बंदे के बारे में बताना। और फिर एंड्रो अपना बैरियर हटा देता है जो इसने बाहर के फल लगाया था, और इस चीज को बिकीर भी नोटिस कर लेता है। फिर एंड्रो स्माइल करता है और ये बिकीर के पीछे पता नहीं कहां से पानी ले आता है और ये उस पानी को पूरा ब्लड में ही बदल देता है। बिकीर इसकी एबिलिटी को देख के मन में बोलता है तो इसके पास एबिलिटी है पानी को ब्लड में बदलने की, भले ही इसके पास अभी अपनी पूरी पावर ना हो, स्टिल एक हाई रैंकिंग डीमन ही होता है। फिर बिकीर अपना ब्लड उसी पानी में मिक्स कर देता है ताकि ये उसे एब्जॉर्ब ना कर पाए। फिर एंड्रो बिकीर से बोलता है अगर तू ये सोच रहा है कि तू अपना ब्लड पानी में मिक्स करेगा ताकि मैं इसे एब्जॉर्ब ना कर पाऊं तो ये गलत है, क्योंकि मैंने इस पानी को ब्लड में एब्जॉर्ब
करने के लिए नहीं बदला है। एंड फिर एंड्रो बहुत सारे नाइट्स को जगा देता है उसी वाटर से जिसको इसने ब्लड में बदला था। एंड्रो विकीर से बोलता है इन नाइट्स ने बास्केटबॉल का सिक्स फैंग सीख रखा है जो मैंने सीख रखा है। इवन इफ तो सेवंथ फैंग भी यूज कर सकता है लेकिन स्टिल तो इन सबके अगेंस्ट नहीं जा सकता जिन्हें सिक्स फैंग यूज करना आता है। और अब मैं तुझे मारने वाला हूँ और हर एक इंसान को जिससे तू प्यार करता है। और फिर सारे नाइट्स विकीर को हर तरफ से घेर लेते हैं लेकिन विकीर अपनी पॉकेट में आराम से हाथ डाल के एक सीटी को बाहर निकालता है। एंड ये वही चीज है जो विकीर ने ह्यूगो से मांगी थी थोड़ी देर पहले। विकीर एंड्रो से बोलता है सिंस तू बास्केटबॉल में रहा है तो तुझे इस सिटी के बारे में पता होगा ना। और एंड्रो इस सिटी को देख के थोड़े डरने लगता है कि भाई इससे मेरा काम खराब हो सकता है। एंड फिर विकीर सिटी को बचा भी देता है। फिर हम इस बंदे को देखते हैं जिसने विकीर की ये सिटी की बात सुन ली एंड ये अपनी स्वॉर्ड को बाहर भी निकाल लेता है। फिर विकीर एंड्रो से बोलता है ये सिटी बास्केटबॉल के ऑर्डर्स को यूज करने की पावर है और इसका एक और फंक्शन ये है कि इस सिटी से मैं पूरी बास्केटबॉल की फोर्स को यूज कर सकता हूँ। एंड जिस केव में ये लोग लड़ रहे हैं ना उसी केव में बाहर से क्या स्लैश लगता है जिससे आधा माउंटेन ही खत्म हो जाता है और उसी माउंटेन के अंदर ये केव भी है। और एंड्रो की भी ये नजारा देख के फट जाती है कि भाई ये कितना कौन स्ट्रॉन्ग आ गया कि पूरा माउंटेन ही खत्म कर दिया। फिर एक बंदा विकीर से बोलता है मैं सोच रहा था कि तूने क्यों मुझसे पूरे बास्केटबॉल को कंट्रोल करने की पावर मांगी तो तूने ये इसलिए मांगी थी ताकि तू डीमन को हंट कर पाए। तो मुझे तो से एक्सपेक्टेड था मेरे बेटे। और ये यूगो ही है एंड मे बी वो स्लैश जिसने आधा माउंटेन खत्म करा था वो यूगो ने ही मारा था। ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है भाई। विकीर अभी नहीं लड़ सकता तो इससे तू अपना ट्रेन करके फिर मार दियो भाई। तू अभी तो चांस ही नहीं कि जीत सके इसके अगेंस्ट। फिर एंड्रो मन में बोलता है ह्यूगो ले बास्केटबॉल अभी यहाँ पर है। इवन कमांडर्स और वाइस क्लैन हेड ओसिरिस भी। तो क्या यहाँ सारे बास्केटबॉल के लोग हैं। एंड फिर ह्यूगो अनाउंस कर देता है कि विकीर इस सिटी का अगले 6 घंटे तक पोजेसर है और विकीर पर ही पूरी फोर्स की कमांड है। जो वो बोलेगा वो हमको करना होगा लाइक इस फोर्स को करना होगा। एंड फिर विकीर बोलता है इस डीमन की माँ बहन कर दो। और फिर एंड्रो के पीछे आके एक बंदा अपनी स्वॉर्ड इसके आर पार कर देता है। एंड फिर बहुत सारे नाइट्स एंड्रो पर चढ़ जाते हैं कि भाई तेरी तो दिमाग फाड़ देंगे मैच। एंड होमेज हो सकता है कि जो इससे अगला पार्ट मैं डालूंगा अगले हफ्ते वो लास्ट हो सकता है इस वाले की मानवा का। एंड होमेज इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। कमेंट्स में बताना ये पार्ट कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।